नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज। मैं हूं पिंकी। आप सभी को क्रिसमस की ढेर सारी शुभकामनाएं। खबरों का सिलसिला शुरू करने से पहले आइए नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। लोकार्पण कार्यक्रम में पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना। बोले, विपक्ष ने अंबेडकर को भुलाया, बीजेपी ने देश को जोड़ा। ओडिशा में 1 करोड़ का इनामी नक्सली ढेर। अमित शाह बोले, 2026 से पहले नक्सलवाद खत्म होगा। बीएमसी चुनाव की तैयारी तेज। आपने जारी की दूसरी लिस्ट। उद्धव राज ठाकरे पर साधा निशाना। अरावली संकट में नई परिभाषा पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। और माउंट किलिमंजारो पर रेस्क्यू मिशन में बड़ा हादसा, हेलीकॉप्टर क्रैश में 5 की मौत। अब खबरें विस्तार से। लोकार्पण कार्यक्रम के दौरान देश को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन दलों ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भुलाने का पाप किया है। राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल उस विचारधारा का प्रतीक है जिसने आत्मसम्मान और सेवा का रास्ता दिखाया। उन्होंने कहा है कि यहाँ लगी महापुरुषों की प्रतिमाएं जितनी ऊंची है, उनसे मिलने वाली प्रेरणा उससे भी कहीं अधिक ऊंची है। प्रधानमंत्री ने इस आधुनिक प्रेरणा स्थल के लिए उत्तर प्रदेश और पूरे देश को बधाई दी। उन्होंने बताया कि जिस जमीन पर यह स्थल बना है वहां कभी कूड़े का पहाड़ हुआ करता था। इस परियोजना से जुड़े सभी लोगों की पीएम ने सराहना की। उन्होंने इसे स्वच्छता और विकास का बड़ा उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भाजपा को गर्व है कि उसकी सरकार ने अनुच्छेद 370 की दीवार गिराई। उन्होंने दो टूक कहा कि देश में अब 2 निशान और 2 विधान नहीं चल सकते। उन्होंने विपक्ष पर आरोप लगाया है कि भारत में हर अच्छे काम को एक ही परिवार से जोड़ने की सोच रही है। भाजपा ने देश को परिवार केंद्रित राजनीति से बाहर निकाला है। उन्होंने बताया कि अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में गांव-गांव सड़कें पहुंची और मेट्रो जैसी योजनाएं शुरू हुई। पिछले 10 वर्षों में अभूतपूर्व सड़क और एक्सप्रेस वे निर्माण हुआ है। उन्होंने अंत में कहा कि विकास की यही निरंतरता देश को आगे ले जाएगी। ओडिशा के कंधमाल जिले में गुरुवार को सुरक्षा बलों को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता हासिल हुई है। चकापात थाना क्षेत्र के घने जंगलों में हुई मुठभेड़ में शीर्ष माओवादी नेता गणेश उइके समेत 6 नक्सली मारे गए हैं। मारा गया गणेश उइके सीपीआई माओवादी की केंद्रीय समिति का सदस्य था। वो ओडिशा के संगठन का प्रमुख माना जाता था। उस पर प्रशासन ने 1.1 करोड़ रुपए का इनाम घोषित कर रखा था और तेलंगाना के नलगोंडा जिले का रहने वाला था। वो पक्का हनुमंतु और राजेश तिवारी जैसे कई नामों से भी जाना जाता था। लंबे समय से वो सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर था। पुलिस के अनुसार मारे गए नक्सलियों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। हालांकि अन्य की पहचान अभी नहीं हो पाई है। सुरक्षा एजेंसियों ने इस ऑपरेशन को रणनीतिक रूप से बड़ी उपलब्धि बताया है। मुठभेड़ के बाद पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। गृह मंत्री अमित शाह ने इस कार्रवाई को नक्सल मुक्त भारत की दिशा में अहम कदम बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि ओडिशा नक्सलवाद से लगभग मुक्त होने के कगार पर है। सरकार 31 मार्च 2026 से पहले नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस कार्रवाई से सुरक्षा बलों का मनोबल और मजबूत हुआ है। माना जा रहा है कि इससे क्षेत्र में नक्सली नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है। मुंबई महानगर पालिका चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। आपने गुरुवार को उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। इस सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए हैं। इसके साथ ही पार्टी अब तक 227 में से 36 उम्मीदवार मैदान में उतार चुकी है। पार्टी पहले ही साफ कर चुकी है कि वो बीएमसी की सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आपने ये भी स्पष्ट किया है कि किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं किया जाएगा। दूसरी सूची के ऐलान के साथ मुंबई की सियासत में हलचल और तेज हो गई है। मुंबई आप अध्यक्ष प्रीति मेनन ने भाजपा, कांग्रेस और शिवसेना गुटों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जहां आप 2 सूचियां जारी कर चुकी हैं, वहीं बाकी दल अभी एक भी सूची तय नहीं कर पाए हैं। प्रीति मेनन ने बताया है कि अब तक आपके 36 उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि सियासी दलों की आपसी खींचतान जनता के सामने साफ दिख रही है। आपने खुद को बाकी दलों से अलग बताते हुए काम की राजनीति का दावा किया। पार्टी का कहना है कि जनता अब विकल्प तलाश रही है। उद्धव और राज ठाकरे को लेकर आप नेता ने तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि दोनों भाई एक साथ जरूर आए हैं, लेकिन एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप में ही उलझे नजर आ रहे हैं। उन्होंने भाजपा नेता आशीष शेलार का भी जिक्र किया। आपका आरोप है कि कांग्रेस हमेशा की तरह परिदृश्य से गायब है। अंत में पार्टी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आप काम के एजेंडे के साथ चुनावी मैदान में उतरी है।
कांग्रेस ने चेतावनी दी है कि अरावली पर्वत श्रृंखला का 90% हिस्सा नई परिभाषा के तहत संरक्षण से बाहर हो जाएगा। इससे खनन और अन्य गतिविधियों के लिए रास्ता साफ हो सकता है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा है कि पीएम मोदी की वैश्विक मंचों पर बड़े भाषण और जमीनी कार्रवाई में तालमेल नहीं है। नई परिभाषा के अनुसार केवल 100 मीटर से ऊंची पहाड़ियों को संरक्षित किया जाएगा। भारतीय वन सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक ऐसे पहाड़ियों का हिस्सा केवल 8.7% है। इसका मतलब यह है कि अरावली का बड़ा हिस्सा अब खनन और रियल एस्टेट के लिए खुल सकता है। पूर्व पर्यावरण मंत्री ने कहा है कि यह मोदी सरकार द्वारा पारिस्थितिक संतुलन पर किए जा रहे सुनियोजित हमले का उदाहरण है। उन्होंने आरोप लगाया है कि प्रदूषण मानकों में ढील, पर्यावरण और वन कानूनों को कमजोर करना और राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की शक्तियों को सीमित करना इसका हिस्सा है। रमेश ने चेतावनी दी है कि इससे पहले तबाह पारिस्थितिकी यंत्र को और नुकसान होगा। उनका कहना है कि नई परिभाषा केवल कुछ पहाड़ियों तक संरक्षण समिति करती है। उन्होंने इसे नीति में बड़ा खामी और भविष्य के लिए बड़ा खतरा बताया है। विवाद बढ़ने के बाद केंद्र सरकार ने राज्य को निर्देश जारी किए हुए हैं। नए खनन पट्टे देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान एवं शिक्षा परिषद को अतिरिक्त क्षेत्रों और जोन की पहचान करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य पहले से प्रतिबंधित क्षेत्रों के अलावा खनन पर रोक सुनिश्चित करना है। यह कदम अरावली की सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में उठाया गया है। कांग्रेस ने कहा है कि यह पर्याप्त नहीं है और पूरे पर्वतमाला को संरक्षित करना जरूरी है। अरावली संरक्षण अब राष्ट्रीय और राजनीतिक स्तर पर चर्चा का केंद्र बन गया है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर बुधवार शाम एक बड़ा विमानन हादसा सामने आया। मेडिकल इवैक्यूएशन मिशन पर गया तंजानिया का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। हादसे में हेलीकॉप्टर में सवार सभी 5 लोगों की मौत हो गई है। यह दुर्घटना पर्वत के क्लाइंबिंग रूट पर हुई। हेलीकॉप्टर बाराफू कैंप और कीबो समिट के पास उसके बीच 4000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर क्रैश हुआ। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उड़ान भरने वाला हेलीकॉप्टर खुद ही हादसे का शिकार हो गया। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार दुर्घटना बाराफू वैली में करीब 4700 मीटर की ऊंचाई पर हुई। यह एयरबस AS350B3 मॉडल का हेलीकॉप्टर था। इसे किलिमेडेयर यानी कि सवाना एविएशन लिमिटेड संचालित कर रही थी। कंपनी किलिमंजारो पर बीमार पर्यटकों के लिए नियमित मेडिकल रेस्क्यू सेवाएं देती है। पीक सीजन में यहां रोज कई इवैक्यूएशन मिशन चलाए जाते हैं। मृतकों में 2 विदेशी पर्यटक, एक स्थानीय टूर गाइड और एक मेडिकल डॉक्टर और जिम्बाब्वे के पायलट शामिल है। पुलिस के मुताबिक टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद हेलीकॉप्टर से संपर्क टूट गया। तंजानिया सिविल एविएशन अथॉरिटी ने हादसे की जांच शुरू कर दी है। जांच अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के तहत की जाएगी। विशेषज्ञों का कहना है कि ऊंचाई और मौसम की अनिश्चितता के कारण ऐसे रेस्क्यू ऑपरेशन बेहद चुनौतीपूर्ण होते हैं। भारत के लिए वर्ष 2026 अंतर्राष्ट्रीय मंच एक बड़ी उपलब्धि लेकर सामने आने वाला है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित किम्बर्ली प्रोसेस यानी कि केपी का अध्यक्ष चुने जाने के साथ ही भारत को वैश्विक हीरा व्यापार में अहम भूमिका मिलेगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसे भारत की नेतृत्व क्षमता का प्रमाण बताया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि यह जिम्मेदारी भारत की वैश्विक भूमिका और सुधारों के जरिए सहमति बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। जयशंकर ने इसे देश के लिए गर्व का क्षण बताया। भारत आज से उपाध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभालेगा। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से औपचारिक रूप से अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी निभाएगा। यह भारत के लिए तीसरी बार किम्बर्ली प्रोसेस की अध्यक्षता का अवसर होगा। आपको बता दें कि किम्बर्ली प्रोसेस सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय हीरा उद्योग और सिविल सोसाइटी की संयुक्त पहल है। इसका मकसद
संघर्ष हीरो के व्यापार को रोकना है। अध्यक्ष बनने के बाद भारत शासन व्यवस्था को मजबूत करने और नियमों के सख्त पालन पर जोर देगा। इसके साथ ही डिजिटल सर्टिफिकेशन और हीरो की टेस्टेबिलिटी बढ़ाने की प्राथमिकता दी जाएगी। डेटा आधारित निगरानी के जरिए पारदर्शिता को और मजबूत करने की योजना है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इसे भारत का वैश्विक भरोसे की मुहर बताया है। भारत का लक्ष्य उपभोक्ताओं के बीच संघर्ष रहित हीरो पर विश्वास बढ़ाना है। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय हीरा व्यापार में भारत की साख और प्रभाव दोनों और मजबूत होंगे। तमिलनाडु की राजनीति में टीवी के प्रमुख विजय थलापति के बयान से नया विवाद खड़ा हो गया है। अभिनेता से नेता बने विजय ने दावा किया है कि उनकी पार्टी की रैलियों और जनसभाओं से सियासी विरोधी घबरा गए हैं। उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से सत्ताधारी डीएमके पर निशाना साधा। विजय ने कहा कि टीवीके की लगातार सफल बैठकों के बाद विरोधी अपना असली चेहरा दिखाने लगे हैं। आरोप लगा है कि डीएमके ने लोगों को कथाकथित सामान्य न्यूनतम एजेंडे के नाम पर गुमराह किया है। विजय का कहना है कि यही वजह है कि जनता अब नए राजनीतिक विकल्प की ओर देख रही है। विजय ने कहा है कि कांचीपुरम, पुडुचेरी और इरोड में टीवीके के 3 जनसभाएं बेहद सफल रही हैं। पार्टी को दबाने की साजिशें नाकाम होने के बाद विरोधी बौखला गए हैं। विजय ने डीएमके के मुखपत्र मुरासोली में छपे एक लेख पर कड़ी आपत्ति जताई। उनका कहना था कि यह संपादकीय टीवीके को बदनाम करने की कोशिश है। इस लेख का मकसद उनकी पार्टी की छवि खराब करना था। उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति से जनता सच्चाई समझ चुकी है। विजय के मुताबिक अब डर की राजनीति ज्यादा दिन नहीं चलने वाली। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से डीएमके की बयानबाजी को नजरअंदाज करने की अपील की और कहा कि टीवीके को सीधे जनता से जुड़कर काम करना चाहिए। उनका दावा है कि टीवीके ही लोगों के हितों की रक्षा करने में सक्षम पार्टी है। मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में 26 दिसंबर से शुरू होने वाली बॉक्सिंग डे टेस्ट के लिए मंच पूरी तरह तैयार है। एशेज 2025 से 2026 के चौथे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड आमने सामने होंगे। ऑस्ट्रेलिया टीम की नजर लगातार चौथी जीत दर्ज करने पर टिकी है। इस मुकाबले में टीम नियमित कप्तान पैट कमिंस के बिना मैदान में उतरेगी। फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट के चलते कमिंस को आखिरी 2 टेस्ट से आराम दिया गया है। ऐसे में टीम की कमान अनुभवी बल्लेबाज स्टीव स्मिथ संभालेंगे। कप्तानी के साथ साथ स्मिथ से बल्ले और फील्डिंग में भी बड़ी भूमिका निभाने की उम्मीद होगी। बॉक्सिंग डे टेस्ट स्मिथ के लिए कई मायनों में खास साबित हो सकता है। मौजूदा एशेज सीरीज में स्टीव स्मिथ अब तक 3 अर्धशतक जरूर लगा चुके थे, लेकिन शतक का इंतजार बना हुआ है। मेलबर्न टेस्ट में उनके पास बल्ले से बड़ी पारी खेलने का सुनहरा मौका होगा। वहीं इसी मुकाबले में स्मिथ इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली से आगे निकल सकते हैं। दरअसल सबसे ज्यादा कैच लेने के मामले में स्मिथ को कोहली को पछाड़ने के लिए सिर्फ 2 कैच की जरूरत है। कोहली के नाम जहां 342 के कैच दर्ज है, वहीं स्मिथ 341 कैच के साथ ठीक पीछे हैं। अगर स्मिथ ऐसा करते हैं तो वे सूची में चौथे स्थान पर पहुंच जाएंगे। आने वाले 2 टेस्ट में कुल 8 कैच लेने पर स्मिथ 350 कैच का आंकड़ा भी छू सकते हैं। ऐसा करने वाले वो दुनिया के चुनिंदा 4 खिलाड़ियों में शामिल हो जाएंगे। तो देश और दुनिया की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। जुड़े रहिए आवाज इंडिया के साथ। जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।